Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you people are doing well. I am Sharia Akbar, your English teacher, and today we are going to have third lecture of English, and today's topic is past indefinite tense. Previous lectures में हमने first lecture में poem पढ़ी थी When I Heard the Learned Astronomer, and second lecture हमारा था present indefinite tense पे. Present indefinite tense में हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस को भी सीखा था और साथ में उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा था। बताती चलूँ, पेपर में आपको 8 सेंटेंसेस दिए जाएंगे उर्दू में, जिनको सही से रिकग्नाइज करके आपने अकॉर्डिंगली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा 5 सेंटेंसेस को, एंड 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट सेंटेंस। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ बताया मैंने आपको, हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्रोनाउंस को। थोड़ा सा सब्जेक्ट प्रोनाउंस को रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा काम आएगा, हर टेंस में काम आएगा। सो देयर वर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई एम टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन कौन था? जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं, फर्स्ट पर्सन, सो आई। और प्लूरल इसमें था वी। जब ज़्यादा लोगों की बात करी, प्लूरल इज ऑलवेज मोर देन वन, सो जब ज़्यादा लोग हों और जिसमें मैं फर्स्ट पर्सन खुद शामिल हूँ, सो फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वी। सेकेंड पर्सन, जब हम सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज यू। सिंगुलर में भी यू था और प्लूरल में भी यू था। व्हाट वाज थर्ड पर्सन? कुछ याद है आपको? चलें मैं बता देती हूँ आपको, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। थर्ड पर्सन इज ही, शी एंड इट इन सिंगुलर, यानी जब हम अपनी बात नहीं कर रहे, सामने वाले की बात नहीं कर रहे, जब हम किसी तीसरे पर्सन की बात करें जो कि मौजूद सामने नहीं है, सो ही, शी, इट। सो दिस इज थर्ड पर्सन, ही, शी, इट इन सिंगुलर। एंड व्हाट वाज प्लूरल? प्लूरल वाज दे। बोर्ड पे लिख के भी बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन आई और प्लूरल में वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू, प्लूरल में अगेन यू। एंड थर्ड पर्सन वाज ही, शी, इट इन सिंगुलर एंड प्लूरल में दे। आई होप आपको ये याद होगा। और हमने पढ़ा था साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 2 यूजेस थे, हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, सेकेंडली रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए। और हमने सीखा था कि जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करना है तो हमने 3 बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उर्दू रिकग्नाइज ठीक से करना है। सेकेंडली, हमने फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक से लगानी है। एंड थर्ड पॉइंट वाज हेल्पिंग वर्ब। ये 3 चीज़ें हमने ज़्यादा फोकस की थी। सो व्हाट वाज उर्दू रिकग्निशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? द सेंटेंसेस एंडिंग विद ता है, ती है एंड ते है आर कैटेगराइज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो जुमले जो एंड होते हैं ता है, ती है और ते हैं पे, उनको हम कैटेगराइज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लाइक मैं पढ़ाती हूँ, आप सबक लिखते हो। सो ये जुमले क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना तो उसके रूल्स क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज फर्स्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑलराइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम यूज करते हैं एस और ई एस। और कब यूज करना है एस और ई एस? इस चीज पे मैंने बहुत फोकस किया था, याद है आपको? एस और ई एस हमने तब यूज करना है जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर एज अ सब्जेक्ट आएगा, इट मीन्स ही, शी, इट एज अ सब्जेक्ट होगा जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमने वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करना है। ठीक है? और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमने 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, डू एंड डज। बेसिकली डज भी डू की ही शक्ल है, मैंने बताया था आपको, डज भी डू की ही शक्ल है, सिर्फ क्या है, डू के साथ हमने ई एस ऐड कर दिया है। सो
डज हमने यूज़ करना है वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जिनके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं, और डू और डज सिर्फ तब यूज़ करना है जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड सब्जेक्ट प्रोनाउंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, ठीक है, रिवाइज करवा रही हूँ। आज हमने क्या सीखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हर उस जुमले के लिए इस्तेमाल होता है और उस काम को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है जिसको हम पास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। हर वो काम जिसको हम पास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक मैंने ख़त लिख लिया, मैंने बोर्ड रेडी कर लिया, ठीक है, मतलब मैं ये काम कर चुकी हूँ। सो ऑल दैट वर्क दैट हैज़ कंप्लीटेड इन द पास्ट इज कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हर वो काम जो कि हमने पास्ट में कंप्लीट किया है। टेंस करते हुए मैंने पहले भी बताया था, हमने 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। नंबर 1 उर्दू रिकग्निशन, नंबर 2 फॉर्म ऑफ वर्ब, नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब। यस, सो फर्स्ट कम्स उर्दू रिकग्निशन। उर्दू रिकग्निशन में जुमले कहाँ इख्तिताम करते हैं, अलिफ, छोटी ए और बड़ी ए पे। थोड़ी एग्जांपल सुन लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। लाइक तलबा ने सबक सुनाया, सुनाया, ये अलिफ या अलिफ वाला लफ्ज़ पे जुमला ख़त्म हो रहा है। और एग्जांपल देखते हैं, उन्होंने हमारी मदद ना की, काफ छोटी ए की, तो लफ्ज़ जो है छोटी ए पे ख़त्म हो रहा है। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जुमले ख़त्म होते हैं अलिफ, छोटी ए और बड़ी ए पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या था, फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे सेकंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज़ की थी फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट। पास्ट इंडेफिनिट में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से यूज़ करेंगे, सेकंड, ठीक है। थर्ड स्टेप इज हेल्पिंग वर्ब। पिछले भी रिवाइज करते चलते ताकि आपको डिफरेंस भी समझ आ जाए, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, जस्ट, डिड, एक तरह का हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू एंड डज, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है। सो ये 3 स्टेप दोबारा रिवाइज करते हैं। उर्दू जुमले ख़त्म होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए पे। ये 3 तरह के लफ्ज़ आ सकते हैं, लाइक सुनाया, बताया, खाया, उसने हमारी मदद ना की, काफ छोटी ए की, मैंने सबक सुनाया, ये अलिफिया। सो वो जुमले जो अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए पे ख़त्म होंगे वो हम कैटेगराइज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे डिड और फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे सेकंड, ठीक है। डिड हमने कब यूज़ करना है, डिड हमने ओनली यूज़ करना है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करेंगे। डिड हमने सिर्फ यूज़ करना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी मनफी और सवालिया फ़िक्रों में, जिसमें किसी बात से इनकार किया जा रहा हो ऐसा जुमला, और ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल किया जा रहा हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें हम यूज़ करेंगे डिड एज हेल्पिंग वर्ब। एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे तो आपने फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज़ करनी है जी। वैसे आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करनी है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में। लेकिन जब डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर लेते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आपने फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है फर्स्ट, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट। ऐसा क्यों है? इसलिए बिकॉज डिड जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो इटसेल्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, डू की सेकंड फॉर्म डिड। सो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ कर लेंगे इन फॉर्म ऑफ डिड। सो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब की जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी वो फर्स्ट आ जाएगी। ये बात समझ आ गई है? सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे,
लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो हम डिड एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डाल देंगे और मेन फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालेंगे, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास। सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है, SVO वाला, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की जगह फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल सेंटेंस है तो कौन सी आएगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एंड देन हमारे पास है ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस जब हमने बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब लाइक डिड, उसके बाद नॉट, एंड देन जब डिड आ गया है तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास क्या आएगी, चूँकि हमने डिड यूज़ किया है तो फॉर्म ऑफ वर्ब ये देखिए मैंने फर्स्ट लिखी है, ठीक है, डिड के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट। एंड देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास आ जाते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए लाइक व्हाट, व्हाई, वेयर, मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो हम उसको डिड से भी पहले पोजीशन देते हैं, ठीक है। सो डिड बिफोर सब्जेक्ट, एंड जब डिड यूज़ करेंगे तो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से यूज़ करेंगे, फर्स्ट। वाई, बिकॉज डिड इटसेल्फ इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ डू। डिड बिफोर सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। Am I clear here? थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ जाए, उसके बाद हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। I consulted a doctor. I consulted a doctor, कि मैंने डॉक्टर से मशवरा किया। सो सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ देखते हैं क्या मैंने सही बनाया है। व्हाट इज आई, इट्स सब्जेक्ट, वर्ब कंसल्टेड, एंड देन अ डॉक्टर इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कंसल्टेड, एंड ऑब्जेक्ट अ डॉक्टर। ऑल राइट, अब इसी को नेगेटिव में चेंज करके देखते हैं। I did not consulted a doctor. So, अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमने नेगेटिव के अकॉर्डिंग ठीक किया है या नहीं। सब्जेक्ट लगा लिया, I did not, ठीक जगह पे लग गया। देन क्या आना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कंसल्टेड, ऑब्जेक्ट अ डॉक्टर, ठीक है। नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, मैंने डिड नॉट के साथ दोबारा से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। अगर ऐसा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सो हमने सिर्फ यूज़ करना है आई डिड नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर। क्लियर है, आई डिड नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर। मैंने डिड नॉट के साथ कंसल्टेड लगा दिया था, ये रॉन्ग कंसीडर होगा। अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे तो एग्जामिनर डायरेक्ट इसको क्रॉस कर देंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब भी ठीक लगाने के कोई मार्क्स अवार्ड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब आप अगर गलत पुट करेंगे। सो डिड के साथ याद रखना है कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज़ करेंगे। इसी को हम इंट्रोगेटिव बना के देखते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सो डिड आई, अब क्या आएगा अगर हम नेगेटिव को देखें तो डिड आ गया बिगनिंग में, सो यहां से स्किप हो गया, यहां पर आ जाएगा नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर। क्लियर है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। दो एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने लिखी हैं, कुछ आपके नोट्स में गिवन है, और उसके अलावा जो है आप डिफरेंट सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं टू पिक सम सेंटेंसेज एंड ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। सो लेट्स सी दीस सेंटेंसेज। लड़कों ने शोर मचाया, बॉयज़, शोर मचाना, मेकिंग नॉइस। सो ट्रांसलेट करते हैं इसको। द बॉयज़, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब
मेड अ नॉइस, द बॉयज मेड अ नॉइस, लड़कों ने शोर मचाया। ये अलिफ या, यानी अलिफ पे एंडिंग हो रहा है। जब मैंने ट्रांसलेट किया है, सो द बॉयज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मेड अ नॉइस। अब प्रैक्टिस के लिए सिर्फ हम इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी चेंज करके देखते हैं। द बॉयज डिड नॉट मेक, सही है, डिड के साथ मैंने मेड की जगह मेक कर दी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट कर दी है। द बॉयज डिड नॉट मेक अ नॉइस। अब जब नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम, सो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डिड द बॉयज मेक अ नॉइस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डबल इंट्रोगेटिव वाली। अली ने कैमरा क्यों खरीदा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट सबसे पहले क्या किस तरह से करेंगे हम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट से पहले आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, आफ्टरवर्ड्स हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। अली ने कैमरा क्यों खरीदा? सो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे क्यों को, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे हम क्यों को। वाई, अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डिड। वाई डिड अली, फॉर्म ऑफ वर्ब डिड है, सो फर्स्ट बाय अ कैमरा। वाई डिड अली बाय अ कैमरा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आफ्टरवर्ड्स एंड पे आ जाएगा सब्जेक्ट। आई होप आपको ये टेंस समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपने पार्ट पे टेंस को सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी है। टेंस सीखने के लिए हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप सिर्फ इस तरह से ज़ुबानी कलामें सुन के या 4-5 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आप ग्रिप नहीं बना सकते अपनी। सो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप कर सकते हैं सेंटेंसेस, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब चूंकि आज हम 2 टेंसेस कर चुके हैं, प्रीवियस किया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज हमने किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आपने क्या करना है, आपने आज दोनों टेंसेस की ट्रांसलेशन करनी है। दोनों टेंसेस के मिक्स सेंटेंसेस उर्दू में पिक करने हैं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब कुछ तो सेंटेंसेस आपके नोट्स में गिवन है, लाइक 7 सेंटेंसेस नोट्स में आपके पास मौजूद हैं एक टेंस के, लेकिन आपने क्या करना है, इनको भी करना है। ऐसा नहीं कि इनको नहीं टच करना, आपने इनको भी करना है। उर्दू आप लिख के फिर इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। आप ऐसा कीजिएगा, इंग्लिश को कवर कर दीजिएगा, उर्दू सेंटेंसेस को देख कर लिख लीजिएगा और फिर आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद आप बाद में चेक कीजिएगा नोट्स के साथ टैली करके कि जो आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी है क्या वो ठीक है या नहीं, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये करना है कि कोई भी, मैंने पहले भी कहा था यही, कोई भी इंग्लिश की आपने ग्रामर की पुरानी बुक्स देख लेनी है और उन इंग्लिश ग्रामर की पुरानी बुक्स में या जो आपके सिबलिंग्स से कोई पढ़ी हो किसी और पब्लिशर्स की, तो आपने वहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस पिक कर लेने हैं, ठीक है। इंग्लिश कॉम्पोजिशन जो ग्रामर है बोर्ड की वो तो होगी, आई होप सबके घरों में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट से सेंटेंसेस पिक कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस पिक कीजिए, कम से कम 10 to 15 सेंटेंसेस फॉर ईच टेंस आप पिक करें, उनको लिखें और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करें। एक बात मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस को 3 दफ़ा ट्रांसलेट किया। एग्ज़ाम में आपने इस तरह से अटैम्प्ट नहीं करना। एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने का तरीका ये है कि जो जुमला दिया गया है आपने सिर्फ उसको एक ही दफ़ा ट्रांसलेट करना है जिस फॉर्म में दिया गया है।
लाइक दिस इज सिंपल सेंटेंस, तो आपने सिर्फ इसको सिंपल ही इंग्लिश में चेंज करना है। अगर यहाँ पर सिर्फ आपके पास लड़कों ने शोर नहीं मचाया होता तो आपने सिंपल भी नहीं करना था, इंट्रोगेटिव भी नहीं, चूंकि था लड़कों ने शोर नहीं मचाया, सॉरी, तो आपने नेगेटिव सेंटेंस सिर्फ ट्रांसलेट करना था। सो जो सा सेंटेंस आपको दिया जाएगा आपने उसको एक ही दफ़ा उसी फॉर्म में ट्रांसलेट करना होगा। जी स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कर चुके हैं विद एग्जांपल्स। आई होप आप सबको ठीक से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो गिवन इन योर नोट्स, और पेपर में आपको 10 मार्क्स की एप्लीकेशन आती है या लेटर आता है, इनमें चॉइस नहीं होती, या एप्लीकेशन आती है या लेटर आता है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन नंबर 1 करेंगे, दैट इज़ लीव टू अटेंड अ मैरिज पार्टी। आपने सपोज अपने भाई की शादी है आपके घर में, तो आपने किस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी के लिए, वो आज हम सीखेंगे। एप्लीकेशन लिखते हुए बच्चे आपने बहुत ख्याल रखना है पैटर्न का, क्योंकि पैटर्न के आपको सेपरेट मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। अगर पैटर्न में मिस्टेक है तो अच्छे खासे मार्क्स आपको डिडक्ट होते हैं, चाहे बॉडी आपने ठीक लिखी है। लाइक इफ़ 10 मार्क्स का लेटर है तो उसमें मोर देन हाफ आपकी होती है बॉडी की, और लाइक 4 मार्क्स फॉर द पैटर्न होते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले जब आपने पैटर्न लिखना है तो जिससे आप मुखातिब हैं, एप्लीकेशन जिसको लिख रहे हैं, लाइक स्कूल में अगर आप एप्लीकेशन भेज रहे हो तो स्कूल के हेड को लिखेंगे आप, द हेड ऑफ द स्कूल इज़ प्रिंसिपल। सो सबसे पहले आप जिससे मुखातिब हो रहे हैं उसको मेंशन करेंगे, द प्रिंसिपल, और ख़याल रखना है द का टी कैपिटल होना चाहिए, और प्रिंसिपल से जिनसे आप मुखातिब हैं तो प्रिंसिपल का पी भी कैपिटल होना चाहिए। और द प्रिंसिपल मेंशन करने के बाद आपने कॉमा प्लेस करना है। कॉमास का, कैपिटल लेटर्स का, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है आपने जब भी आपने एप्लीकेशन या लेटर का पैटर्न लिखना है। सो द कैपिटल, पी कैपिटल, द प्रिंसिपल के बाद आ जाएगा कॉमा। आफ्टरवर्ड्स जिस इदारे के हेड को लिख रहे हैं उसके बाद किस इदारे में आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं, किस इंस्टीट्यूशन में। सो यूनिक में पढ़ते हैं आप तो आप लिखेंगे यूनिक हाई स्कूल। सो यूनिक with capital U, capital H, high, and for school capital S, and same like the principal के बाद आपने जैसे कॉमा प्लेस किया था, इसी तरह आप यूनिक हाई स्कूल के बाद भी कॉमा प्लेस करेंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल, यूनिक हाई स्कूल, हेड का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, और किस सिटी में इंस्टीट्यूशन है, लाइक वी लिव इन लाहौर, सो हम लाहौर लिखेंगे, और लाहौर के बाद आप फुल स्टॉप, ठीक है। द प्रिंसिपल के बाद कॉमा, यूनिक हाई स्कूल, कॉमा, सिटी के बाद आपका फुल स्टॉप। आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू स्किप अ लाइन, देन मैडम या सर जिनको भी लिख रहे हैं आप, सो आ जाएगा देन मैम के बाद भी कॉमा। फिर जब आपने बॉडी लिखनी है तो आपने एप्लीकेशन की बॉडी राइट बिलो द कॉमा, जैसे आप जहाँ मैडम ख़त्म हो रहा है आपने वहाँ से लिखनी शुरू कर देनी है बॉडी, ठीक है। फर्स्ट लाइन को आपने उतना एक स्पेस दे के लिखना है, देन आपने अलाइनमेंट के साथ साथ इसको लेके चलना है, और एंड करना है आपने आपकी ताबेदार, सो योर्स ओबीडियंटली। सो योर्स का ख्याल रखना है। बहुत बच्चे इसकी चीज़ की मिस्टेक करते हैं, वाई स्मॉल लिख देते हैं और योर्स के एस से पहले अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। नहीं, आपने नहीं लगानी, कैपिटल वाई एंड विदाउट अपॉस्ट्रोफी एस। रिपीटिंग माई वर्ड्स, योर्स का कैपिटल वाई विदाउट अपॉस्ट्रोफी एस, योर्स ओबीडियंटली का ओ स्मॉल आ जाएगा, और ओबीडियंटली के बाद कॉमा। ऊपर जो पैटर्न लिखा है हमने उसमें सब वर्ड्स फर्स्ट कैपिटल, सारे कैपिटल हैं, मैम का एम भी कैपिटल है, लेकिन योर्स ओबीडियंटली में वाई सिर्फ कैपिटल होगा, ओबीडियंटली का ओ कैपिटल नहीं होगा, और इसके बाद भी हमने कॉमा प्लेस करना है, ठीक है। एक्स, वाई एंड जी, और इसमें भी डॉट। और आखिरी जो पैटर्न में चीज़ है आपकी, जहाँ पे आप एक्स, वाई एंड जी लिखते हैं,
उससे निचली लाइन के आपने राइट साइड पे डेट मेंशन करनी है। और डेट मेंशन करने का तरीका है, आप सपोज टुडे इट्स जून 1 लिख लेते हैं। आज सपोज जून 1 है, एक्चुअली इट इज नॉट, जून 1, उसके बाद आपने कॉमा, डेट मुकम्मल नहीं हुई, ईयर लिखेंगे 2020, डेट मुकम्मल हो गई, जून का तो जे प्रॉपर नाउन है सो कैपिटल जे, डेट क्या है 1 कॉमा और 2020 ईयर लिख के डेट मुकम्मल, फुल स्टॉप। ठीक है। अब क्योंकि एप्लीकेशन लिख रहे हैं हम लीव टू अटेंड अ मैरिज, अब कंटेंट में हमने क्या लिखना है, कंटेंट को हम आप अपने नोट्स ओपन कीजिए एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशन नंबर 1, you can take few seconds to open it. We are going to read the application content from the notes. Most respectfully, आप चूँकि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं सो इन अ रिस्पेक्टेड वे, और आपने चूँकि रिक्वेस्ट करनी है सो इट शुड बी हम्बल ऑलवेज। मोस्ट रिस्पेक्टफुली I beg to state that I have to attend the marriage ceremony of my brother. बहुत ही एहतराम से मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे मेरे भाई की शादी की तकरीब अटेंड करनी है। सेरेमनी होता है अटेंड, तकरीब। द सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन 20th ऑफ द मंथ। इस महीने की 20 तारीख को शादी है। आपको पता है शादी की तकरीबात, सबसे पहले मेहंदी होती है, फिर बारात होती है। अब चूँकि लड़के की शादी है, भाई की शादी मेंशन की जा रही है, सो जैसे आज मेहंदी है तो कल बारात लेकर जाई जाएगी, सो उसके अकॉर्डिंगली डेट्स यहाँ पे मेंशन होंगी। द सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन 20th ऑफ दिस मंथ। इस महीने की 20 तारीख को शादी है। द मैरिज पार्टी, जो अब बारात है, मैरिज पार्टी बारात, विल लीव फॉर लाहौर ऑन 21st। 20 को मेहंदी तकरीब शुरू हो गई, तो 21 को बारात जाएगी। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट आई मे बी ग्रांटेड लीव फॉर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एटलीस्ट फॉर 4 days। तो मैं बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसीलिए कि मुझे स्कूल से छुट्टी की इजाज़त दे दी जाए। और छुट्टी कितने दिन की चाहिए? 4 की। अब आगे जो 4 दिन की छुट्टी है उसकी डेट्स मेंशन करना ज़रूरी है। सो फ्रॉम 20th to 24th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 20 से 24 तारीख तक की छुट्टियाँ मुझे चाहिए हैं। योर्स ओबीडिएंटली, आगे वही पैटर्न जो हमने पहले डिस्कस किया है, X, Y and Z। यू डोंट नीड टू राइट योर नेम। ठीक है। सो दिस वाज एप्लीकेशन ऑल अबाउट। आपने इसको लर्न करना है एज इट इज़ फ्रॉम योर नोट्स। एंड वाइल लर्निंग द एप्लीकेशन, आपने कंटेंट तो लर्न कर लिया, पैटर्न को आपने 5 से 6 दफ़ा रफ रजिस्टर पे लिखना है। एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लीजिए नोट्स में से, उसके बाद नोट्स को बंद करके रजिस्टर में लिखिए। ठीक है। रजिस्टर में जब आप लिखेंगे और फिर उसके बाद टैली कीजिएगा कि ठीक है या नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो 4 से 5 दफ़ा आप लिख लीजिएगा ताकि आपके हाथ से निकलने से पैटर्न आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड एप्लीकेशन नंबर 1। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड लाइक वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप टेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे और एप्लीकेशन को लर्न भी करेंगे। पढ़ाई कर ली है, अब क्यों ना थोड़ी सी आपस में बातचीत भी कर ली जाए। आजकल हालात थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन मुश्किल हालात से गुज़र जाना ये तो हमारी खासियत है। इस मुश्किल हालात से हम कैसे निकल सकते हैं? थोड़ा सा ज़रा सोच विचार करें। इस ड्यूरिंग ये जो टाइम गुज़र रहा है, इसमें आपने किसी के लिए कोई नेकी की है? क्या आपने इस मुश्किल वक्त में अपनी ज़ात के अलावा किसी का साथ दिया है? किसी के लिए कोई आसानी पैदा की है? सोचिए। अगर की है, बहुत बेहतरीन। इसकी जज़ा आपको अल्लाह पाक देगा, इस जहाँ में भी और अगले जहाँ में भी। लेकिन अगर नहीं की है तो ये सोचने का वक्त है कि ये मुश्किल वक्त हमने किस तरह से गुजारना है, एक दूसरे का साथ दे के। लकड़हारे की कहानी याद है ना? सॉरी, किसान के बेटों वाली। उसमें क्या होता है, वो स्टिक्स जब साथ होती हैं तो उनके लिए तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब अलग अलग होती है तो तोड़ना आसान होता है। जस्ट लाइक दैट। इस वक्त में अगर हम सब एक दूसरे के साथ हैं तो हम मजबूत रहेंगे और ये वक्त कट जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है
तो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। सो इस वक्त में हर कोई ज़रूरतमंद नहीं हुआ, लॉकडाउन से हर कोई ज़रूरतमंद नहीं हुआ, बहुत से हैं जिन पे अल्लाह का ख़ास करम है। तो देखिए, अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों को भी देखिए, और अगर अपने माल से नहीं तो अपने किसी काम से किसी की मदद कीजिए। अगर काम से नहीं कर सकते हैं तो और कुछ नहीं, अच्छे अल्फाज से ही किसी की मदद कीजिए। एक अच्छी नसीहत और आपका अच्छा अल्फाज किसी की खुशनुदी कर सकता है, किसी को खुश कर सकता है, और किसी का दिल को खुश करना, इससे बड़ी तो नेकी कोई हो ही नहीं सकती। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।